लियू फैटी का चेहरा पल भर में राख की तरह सफेद पड़ गया। लियू फैटी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। यंग मास्टर चिन, मुझसे गलती हो गई, मैं सच में गलत था, लेकिन मैंने उसकी ओर दोबारा देखा तक नहीं। मैं बेगुनाहों का बेवजह कत्ल नहीं करता, लेकिन दुश्मनों को नहीं बचाता और बुरे लोगों को जरूर खत्म करता हूँ। मैं मुड़कर वापस बंकर की ओर चला गया। मेरे पीछे भारी अलॉय गेट धीरे धीरे बंद हो गया। दरवाजे के बाहर से आती चीखें और भगदड़ की आवाजें जल्द ही अंधेरे और म्यूटेटेड बीस्ट के बीच गायब हो गईं। लाल चांद के आने के तीसरे दिन बाहरी दुनिया पूरी तरह नरक बन चुकी थी। शहर के बीचों बीच हर तरफ टूटी हुई गाड़ियां और खंडहर बिखरे पड़े थे। आवारा बिल्लियां और कुत्ते बैलों जितने बड़े हो चुके थे और झुंड बनाकर सड़कों पर बचे हुए इंसानों का शिकार कर रहे थे। लेकिन इसी समय ब्लैकस्टोन बंकर के अंदर मक्खन वाले हॉट पॉट की खुशबू फैली हुई थी। शू शियाओदाओ मुंह में भरा हुआ खाना चबाते हुए बोला, भाई लिए, अगर प्रलय में रोज ऐसा खाना मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जियांग शिनई ने उसे घूर कर देखा, जरा बाहर जाकर देखो, फिर बोलना। शू शियाओदाओ तुरंत चुप हो गया। मैंने ठंडी बीयर का घूंट लिया और सोफे पर टिक गया। तभी अचानक तेज अलार्म बज उठा। बीप बीप बीप, चेतावनी, बाहरी सुरक्षा क्षेत्र में बड़ी संख्या में हीट सोर्सेज पाए गए हैं। मैंने तुरंत मॉनिटरिंग स्क्रीन चालू की। बंकर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्ते पर काले बादल की तरह लोगों की भीड़ हमारी ओर बढ़ रही थी। कम से कम 500 से 600 लोग थे। उनके हाथों में मचेटीज, स्टील पाइप्स और कई लोगों के पास ऑटोमेटिक राइफल्स तक थीं। सबसे आगे एक गंजा भारी शरीर वाला आदमी चल रहा था, जिसके शरीर पर एक विशाल रक्तिम अजगर का टैटू लिपटा हुआ था। चिंगलोंग गैंग का सरगना लोंग वू। पिछले जन्म में यह आदमी अपने एस रैंक ब्लड पाइथन टोटम के बल पर शुरुआती प्रलय काल में अत्याचार करता फिरता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में वह सीधे मेरे बंकर पर नजर डाल देगा। स्क्रीन पर लोंग वू अपना विशाल चाकू कंधे पर रखे चिल्ला रहा था, अंदर छिपे कायरों, मुझे पता है कि तुमने कई जन्मों जितना राशन जमा कर रखा है। गेट खोलो, सप्लाईज और विमेन सौंप दो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, वरना आज तुम्हारे इस यूजलेस टर्टल शेल को तोड़ दूंगा। शू शाओ डाओ की आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठी। ये बैस्टर्ड्स अभी भी शियांग शिन ही पर नजर डालने की हिम्मत कर रहे हैं। मैं हल्का मुस्कुराया। काम डाउन, डिफेंस सिस्टम पर करोड़ों खर्च किए हैं तो उसकी आवाज बाहर तक सुननी चाहिए। एयर रेड शेल्टर के बाहर लोंग वू काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो तुरंत रेज में आ गया। शेमलेस टर्टल्स, फायर, इस डोर को उड़ा दो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, 3 रॉकेट्स हवा चीरते हुए निकले और मेन गेट से टकरा गए। रात के आसमान में वायलेंट एक्सप्लोजन गूंज उठा। क्यू लॉन्ग सोसाइटी के अंडरलिंग्स एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगे, उड़ गया होगा, हमारे बॉस लॉन्ग के सामने ये डूम्सडे फोर्ट्रेस क्या चीज है, बस आयरन टर्टल शेल है। लेकिन स्मोक हटने के बाद सभी की स्माइल्स जम गईं। वो सिल्वर ग्रे टाइटेनियम एलॉय गेट अब भी मजबूती से खड़ा था। उसकी सरफेस पर एक नोटिसेबल डेंट तक नहीं था। लॉन्ग वू का चेहरा डार्क हो गया। फायर अगेन। उसी पल वॉल के ऊपर मौजूद मेटल आर्मर दोनों तरफ स्प्लिट हो गया। फिर हिडन कंपार्टमेंट से धीरे धीरे 12 कोल्ड 6 बैरल गैटलिंग हेवी मशीन गन्स बाहर निकली। उनके डार्क मजल्स ने नीचे मौजूद डेंस क्राउड को मर्सिलेसली लॉक कर लिया। मॉनिटरिंग रूम में बैठा मैं वाइन ग्लास पकड़े कामली बोला। एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट सिस्टम से आवाज गूंजी, दिस इज ब्लैकस्टोन बेस, प्राइवेट टेरिटरी, तुरंत यहां से चले जाओ, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज। प्राइवेट टेरिटरी? मैं तो बस अपोकलिप्स रूल्स फॉलो कर रहा हूं। कम ऑन बॉयज, उन्हें फ्लैटन कर दो। मैंने वाइन ग्लास नीचे रखा और कैजुअली स्टोव ऑन कर दिया। अगले ही सेकंड 12 गैटलिंग गन्स ने एक साथ फायर खोल दिया। लार्ज कैलिबर आर्मर पियर्सिंग राउंड्स ने मेटल स्टॉर्म बना दिया। पूरा माउंटेन पाथ फायर लाइट से जगमगा उठा। क्यू लॉन्ग सोसाइटी के थग्स बड़ी संख्या में गिरने लगे। सिर्फ आधे मिनट में पूरे इलाके में वेलिंग भर गई। एयर रेड शेल्टर के बाहर हर तरफ बॉडीज बिखर गईं। 200 से ज्यादा गैंग मेंबर्स अपनी फाइटिंग एबिलिटी खो चुके थे। बाकी लोग डर से पीछे भागने लगे। मैं मॉनिटरिंग रूम में एक्सप्रेशनलेस बैठा रहा। अपोकलिप्स में सम पीपल डोंट डिजर्व टू स्टे सेफ। मैंने सीज फायर बटन दबाया। बाहर पहले 500-600 लोगों वाली क्यू लॉन्ग सोसाइटी अब आधे से भी कम बची थी। डैम इट, मैं तुम्हारी खाल जिंदा उधेड़ दूंगा। लॉन्ग वू खून से लथपथ हालत में खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर खून जैसे लाल रंग की मोटी स्केल से ढका हुआ था। एक एस रैंक ब्लड पाइथन अवेकनर होने के कारण उसकी लाइफ फोर्स और डिफेंस बेहद शक्तिशाली थी। नॉर्मल फायर पावर उसे मार ही नहीं सकती थी। 5 एलिमेंटल अवेकनर्स, मेरे लिए टनल खोदो। आज अगर अंदर छिपे उस आदमी को नहीं मारा तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं रहूंगा। पैंगोलिन टोटम जागृत कर चुके कई अंडरलिंग्स तुरंत हरकत में आ गए। वे पूरी ताकत से जमीन में टनल्स खोदने लगे। मैं सर्वेलेंस फुटेज को ठंडी निगाहों से देख रहा था। फूल्स। मैं धीरे से खड़ा हुआ। शाओ जिंगी, घर की रक्षा करना, मैं जाकर ये ट्रैश साफ करके आता हूं। टाइटेनियम गेट धीरे धीरे खुला और मैं अकेला एयर रेड शेल्टर से बाहर निकल आया। लॉन्ग वू के होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। आखिरकार बाहर आने की हिम्मत कर ही ली। अब मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ब्रदर्स, बचे हुए 200 से ज्यादा लोगों के साथ मेरे पीछे आओ। मुझे अकेला देखकर उनके दिलों में फिर से हिम्मत और नफरत उमड़ आई। वे हथियार उठाकर मेरी ओर झपट पड़े, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने धीरे धीरे अपना बायां पैर उठाया। मेरे बाईं पैर पर अंकित ईस्टर्न एम्परर ताई यी फोटम अचानक चकाचौंध कर देने वाली गहरी सुनहरी रोशनी से फूट पड़ा। एक भयानक हीट वेव मेरे शरीर से फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरे संसार को जला दे और हर चीज को पिघला दे। फायर ट्रू सोल एक प्रचंड रोर के साथ फूट पड़ा। मैंने अपना पैर जमीन पर दे मारा। सुनहरे सी ऑफ फायर की लपटें हर दिशा में एक्सप्लोजन की तरह फैल गईं। सबसे आगे दौड़ रहे दर्जनों लोग उसी क्षण आग की लपटों में समा गए। जैसे ही उनका शरीर सुनहरी आग को छूता, वे सीधे उछलकर दूर जा गिरते। जमीन पल भर में काली पड़ गई। स्टील वेपन्स पिघलकर मोल्टन आयरन बन गए। भयानक गर्मी ने सभी को घबराकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वे मेरे करीब आने के योग्य भी नहीं थे। सिर्फ एक अटैक
और 200 से अधिक हमलावर पूरी तरह टूट गए। पूरे मैदान में अब केवल लॉन्ग वू अकेला खड़ा रह गया था। उसके पैर कांपने लगे, वो घुटनों के बल गिर पड़ा। मॉन्स्टर, तुम आखिर हो क्या? मैं उसकी ओर कदम ब कदम बढ़ने लगा। अब डर महसूस हो रहा है। अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। लॉन्ग वू घुटनों के बल बैठा मुझे करीब आते हुए देख रहा था। उसकी मेंटल डिफेंस पूरी तरह ढह गई थी। इम्पॉसिबल, मैं एक एस रैंक अवेकनर हूं, मैं तुमसे हार नहीं सकता। उसकी आंखों में मैडनेस की चमक उभरी। खून का एक फाउंटेन उसके सीने पर बने ब्लड पाइथन मार्क पर जा गिरा। एक इनह्यूमन रोर गूंज उठी। लॉन्ग वू का शरीर विकृत होने लगा। उसकी हड्डियां पागनों की तरह फैलने लगी। त्वचा पर स्केल्स उगाए। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर बदलकर 20 मीटर से भी अधिक लंबी, पानी की टैंक जितनी मोटी ब्लड पाइथन में बदल गया। भयानक ब्लड पाइथन पूरी तरह जाग चुकी थी। मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। उसने अपना विशाल मुंह खोला जो एक छोटी कार को भी पूरा निगल सकता था। फिर वह मेरी ओर झपटी। ब्लडी विंड मेरे चेहरे पर आ लगी। उसके रास्ते में पड़े पत्थर और मलबा तक उसके मुंह में खिंच गए। मैंने उपहास भरी हंसी हंसी। क्या सच में सिर्फ बड़ा हो जाने से कोई ताकतवर बन जाता है? मैंने अपना दायां पैर आगे बढ़ाया। मेरे दाएं पैर पर अंकित ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन टोटम चमक उठा। सुनहरी रोशनी आसमान तक फैल गई। एक रिबेलियस और इनविंसिबल ऑरा चारों ओर फैल गई। ऐसी बैटल इंटेंट जो मानो हेवन एंड अर्थ पर शासन करना चाहती हो। अगले ही क्षण सुनहरी चमक ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया। मेरी हड्डियां गरजने लगी, रक्त उभरने लगा। मेरे पीछे सुनहरे चेन आर्मर पहने एक विशाल डिवाइन शैडो प्रकट होने लगी। उसने फीनिक्स विंग्ड पर्पल गोल्ड क्राउन पहन रखा था। वो स्वयं ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन की प्रतिमा थी। जब उसकी गोल्डन आईज खुली तो ऐसा लगा मानो आसमान में फैला अंधकार भी फट गया हो। उसी समय ब्लड पाइथन मुझ पर टूट पड़ी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं आगे बढ़ा, गोले की तरह हवा में उछल गया। मैंने ब्लड पाइथन के निचले जबड़े पर पैर रखा और उसके विशाल सिर को जबरदस्ती नीचे दबा दिया। उसका भारी शरीर पीछे की ओर फेंका गया। ब्लड पाइथन दर्द से दहाड़ उठी। उसका विशाल शरीर पागलों की तरह घूमने लगा, मुझे झटक कर गिराने की कोशिश करते हुए। लेकिन मैं उसके सिर पर पर्वत की तरह स्थिर खड़ा था। मेरे पैर जड़ की तरह जमे हुए थे। क्रोधित ब्लड पाइथन ने अपनी विशाल पूंछ घुमाई। पूंछ जहां से गुजरी वहां बड़े बड़े पत्थर और पेड़ एक्सप्लोड होकर बिखर गए। मैंने अपना दायां हाथ उठाया। मेरे पीछे खड़ी ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन की विशाल शैडो ने भी वही किया। शून्य में एक लंबा स्टाफ धीरे धीरे आकार लेने लगा। वो सुनहरी बैटल ऑरा से जल रहा था। उस पर बने एंशिएंट पैटर्न्स एक एक करके चमकने लगे। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस गोल्डन कजल के फैंटम को पकड़ा, एक अवर्णनीय बैटल फ्रेंजी मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। मैंने स्टाफ को पूरी ताकत से घुमा दिया। गोल्डन कजल का विशाल फैंटम बिजली की तरह ब्लड पाइथन की पूंछ से टकराया। हवा फट गई। शॉकवेव तूफान की तरह पहाड़ों और जंगलों में फैल गई। वह ब्लड पाइथन इतनी विशाल थी कि आर्मर्ड व्हीकल्स को भी कुचल सकती थी, लेकिन इस एक बार में उसके स्केल्स चकनाचूर हो गए। उसका विशाल शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। अब उसके पास बदलने या भागने की कोई जगह नहीं बची थी। पहली बार उसकी आंखों में फियर दिखाई दिया। नहीं, मैं एस क्लास ब्लड पाइथन हूं, तुम मुझे दबा कैसे सकते हो? मैं उसके ऊपर खड़ा था, मानो किसी गॉड की तरह उसे नीचे देख रहा हूं। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। जिसे तुम एस क्लास कहते हो वह फॉरबिडन टोटम के सामने कुछ भी नहीं है। ये शब्द गिरते ही मैंने दोनों हाथों से गोल्डन कजल को कसकर पकड़ लिया और उसे सिर के ऊपर उठा दिया। मेरे पीछे खड़े ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन के विशाल फैंटम का आकार भी उसी क्षण तेजी से बढ़ने लगा। 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर। आखिरकार वह एक विशाल गोल्डन थर्म स्टैचू में बदल गया जो आसमान को छूती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके पैरों के नीचे काला मिस्ट फैला था। मेरे सिर के ऊपर ब्लड रेड मून लटक रहा था। उसके हाथ में मौजूद गोल्डन स्टाफ आकाश को थामे हुए एक डिवाइन पिलर जैसा दिखाई दे रहा था। उसमें माउंटेन्स एंड रिवर्स को चूर चूर कर देने वाली भयानक शक्ति समाई हुई थी। मैंने पूरी ताकत से ब्लड पाइथन के 7th इंच वीक पॉइंट पर प्रहार कर दिया। बीस्ट सप्रेशन। स्टाफ स्ट्राइक बिजली की तरह नीचे गिरा। पूरा जंगल मानो उछल पड़ा। धरती फटने लगी। विशाल रॉक्स हवा में उछल गईं। ब्लड पाइथन का विशाल शरीर सीधे जमीन में धंस गया। उसके 7th इंच पर मौजूद स्केल्स एक एक करके एक्सप्लोड होते चले गए। भयानक बैटल पावर उसकी हड्डियों के भीतर तक घुस गई। उसके शरीर में बची सारी लाइफ फोर्स पूरी तरह चकनाचूर हो गई। ब्लड पाइथन की प्यूपिल्स सिकुड़ गईं। उसका विशाल शरीर कुछ बार कांपा, फिर पूरी तरह मोशनलेस हो गया। पहाड़ों पर फैला काला मिस्ट उस वार की बची हुई शक्ति से जबरन तितर-बितर हो गया। मैंने गोल्डन कजल वापस समेट लिया। विशाल फैंटम धीरे धीरे गायब हो गया। ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन की डिवाइन फिगर भी धीरे धीरे विलीन हो गई। केवल मेरे दाएं पैर पर बना टोटम हल्की सुनहरी चमक बिखेर रहा था। एक एस रैंक अवेकनर का अंत एक ही स्ट्राइक में हो गया था। मैं ब्लड पाइथन हेड के पास पहुंचा। चाकू की तरह तेज स्ट्राइक से उसका सिर चीर दिया। अंदर से गहरा लाल रंग प्रकाश बिखेरता क्रिस्टल कोर निकला। एस क्लास टोटम से बने क्रिस्टल कोर्स वास्तव में दुर्लभ होते हैं। मैंने उसे हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया, फिर मुड़कर एयर रेड शेल्टर की ओर चल पड़ा। मेरे पीछे टूटी हुई लाशें और डिफीटेड एनिमीज का ढेर बिखरा पड़ा था। अब कोई भी मेरी ओर सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बैटलफील्ड से मुझे सैकड़ों क्रिस्टल कोर्स प्राप्त हुए थे। हालांकि उनमें से अधिकांश लो ग्रेड थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उस स्पेस का एरिया बढ़ रहा था। मेरे भीतर की प्राइमोडियल पावर भी और अधिक गहरी तथा शक्तिशाली हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ी, मेरी पीठ पर मौजूद 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन टोटम भी और अधिक सॉलिड होने लगा। उस प्राचीन ब्लैक कॉफिन को बांधे हुए 9 गहरे लाल चेन्स में से पहली चेन पर ढीलापन दिखाई देने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन से आने वाले रहस्यमय मैसेज को महसूस किया। तभी मुझे समझ आया, ये केवल एक सप्रेशन टोटम नहीं था। इसकी असली भयावह शक्ति थी डिवॉरिंग।
बीस्ट क्रिस्टल कोर्स को निगलना, दुश्मनों के बचे हुए टोटम फ्रैगमेंट्स को निगलना, हर उस एनर्जी को निगलना जिसे पावर में बदला जा सके, फिर उस पावर को मेरे शरीर और हाफ लाइफ स्पेस में वापस भेज देना। इस एबिलिटी का नाम था हिडन डिवाइन डिवावर। लेकिन पहली चेन अभी पूरी तरह नहीं टूटी थी, इसलिए हिडन डिवाइन डिवावर अभी पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो सकता था। उसे अनलॉक करने के लिए एक और अधिक शक्तिशाली क्रिस्टल कोर चाहिए था, कम से कम लेवल 5 बीस्ट क्रिस्टल कोर। मैंने धीरे से आंखें खोली, मेरे होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। अपने पिछले जीवन की मेमोरीज में मुझे साफ याद था, रेड मून के उदय के कुछ समय बाद ईस्टर्न सी की दिशा में फुहाई वाली का बीस्ट किंग प्रकट हुआ था। उस मॉन्स्टर ने लगभग पूरे जियांगहाओ रीजन को नष्ट कर दिया था। दिस टाइम उसका क्रिस्टल कोर मेरा होगा। मैं संतुष्ट भाव से एयर रेड शेल्टर की ओर वापस चल पड़ा। मेन गेट धीरे धीरे बंद हो गया और बाहर की स्लॉटर और डिस्ट्रक्शन की दुनिया फिर से शेल्टर से अलग हो गई। क्या हुआ तुरंत आगे बढ़ी। उसकी आंखें एडमिरेशन और रेवरेंस से भरी हुई थीं। तुम सच में हद से ज्यादा शक्तिशाली हो। उसने वार्म टॉवल मेरी ओर बढ़ाया। उसकी सुंदर आंखें चमक रही थी। तुमने बहुत मेहनत की है। हॉटपॉट अभी भी गर्म था। मैंने हाथ पोंछे और वापस सोफा पर बैठ गया, फिर आराम से मीट का एक टुकड़ा उठाकर खाने लगा। उसी समय क्योटो में जमीन से 500 मीटर नीचे स्थित सुप्रीम मिलिट्री कमांड सेंटर के भीतर वातावरण बेहद भारी था। ईस्टर्न थिएटर की 3rd डिफेंस लाइन ध्वस्त हो चुकी है। 3 लेवल 4 एक्सोटिक बीस्ट्स ने ब्लॉकेड तोड़ दी है। साउदर्न कोस्ट पर एबनॉर्मल टाइफून दर्ज किया गया है। संभावना है कि डीप सी बीस्ट जमीन पर उतर चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार लेवल 3 से ऊपर के बीस्ट्स पर फायर आर्म्स की इफेक्टिवनेस तेजी से घट रही है। अवेकेंड फोर्सेस को भारी नुकसान हुआ है। एक के बाद एक बैड न्यूज सभी के दिलों पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। विशाल इलेक्ट्रॉनिक सैंड टेबल के सामने खड़ा कमांडर आंखें बंद किए हुए था। वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन नेशन की सेना का सुप्रीम कमांडर लॉन्ग श्वाई था। रेड मून को उगे हुए केवल 3 दिन हुए थे, लेकिन जिस मॉडर्न सिविलाइजेशन पर मानवता को गर्व था उसका अधिकांश भाग पहले ही नष्ट हो चुका था और उन भयानक म्यूटेटेड बीस्ट्स के सामने सेना की स्थिति भी दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। लॉन्ग श्वाई ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्या मानवता सचमुच समाप्त होने वाली है? तभी इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर अचानक खड़ा हो गया। कमांडर इन चीफ, कृपया इस हाई एल्टीट्यूड स्टेल्थ ड्रोन द्वारा भेजी गई फुटेज देखिए। विशाल स्क्रीन तुरंत सक्रिय हो गई। दृश्य में टाइटेनियम अलॉय वॉल्स से घिरा एक माउंटेन फोर्ट्रेस दिखाई दिया। फोर्ट्रेस के बाहर का जंगल बुलेट्स और फायर से तबाह हो चुका था। क्योंग लॉन्ग सोसाइटी द्वारा छोड़े गए व्हीकल्स और वेपन्स हर जगह बिखरे पड़े थे। भागते हुए गैंग मेंबर्स के कॉर्प्सेस चारों ओर दिखाई दे रहे थे और दृश्य के केंद्र में एक युवा व्यक्ति अकेला खड़ा था। उसका अपर बॉडी खुला हुआ था। वो फोर्ट्रेस के बाहर माउंटेन पाथ पर शांत भाव से खड़ा था। उसके सामने 20 मीटर से अधिक लंबी एक भयानक ब्लड पाइथन थी। उसका शरीर गहरे लाल स्केल से ढका था। विशाल स्नेक आइज पागलपन से भरी थी। उसका शरीर पहाड़ों के बीच ऐसे फैला था जैसे किसी डार्क अबिस से निकला डेमन हो। वो एक एस रैंक अवेकनर का बीस्ट फॉर्म था। एक ऑफिसर ने तुरंत पूछा, कमांडर इन चीफ, क्या हमें आसपास की सेना को तुरंत रीइंफोर्समेंट के लिए भेजना चाहिए? लॉन्ग श्वाई ने सिर हिला दिया। बहुत देर हो चुकी है। डिस्टेंस बहुत अधिक है। जब तक हमारे लोग वहां पहुंचेंगे बैटल खत्म हो चुकी होगी। लेकिन अगले ही पल पूरा कमांड सेंटर मौत जैसी खामोशी में डूब गया। स्क्रीन पर मौजूद युवक के शरीर से अचानक चकाचौंध कर देने वाली गोल्डन लाइट फूट पड़ी। उसके पीछे एक रिबेलियस और इनविंसिबल गोल्डन वॉर गॉड प्रकट हुआ। उसने चेन गोल्डन आर्मर पहन रखा था। सिर पर फीनिक्स विंग्ड पर्पल गोल्ड क्राउन था। हाथ में एक विशाल